Hello students, this is Shikha and today we'll be learning about life process which is chapter 6 of 10th biology. So let's start. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन ये सारे प्रोसेसेस कंटिन्यू होते रहते हैं, चलते रहते हैं, जो कि ज़रूरी है उनके सर्वाइवल के लिए. एंड ऑल दीज आर टुगेदर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस. Now next is what is nutrition. Here we have two modes of nutrition, but first of all we should know what is nutrition. So the mode of taking food is called nutrition. In short, खाना खाने को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं. अब यहाँ पे दो टाइप के न्यूट्रिशन है. पहला है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच प्लांट सिंथेसाइज देयर ओन फूड. ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें प्लांट्स जो हैं वो खुद का खाना खुद से प्रिपेयर करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल. इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस. और इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम कहते हैं ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. और एक और टाइप के होते हैं, जो सेकंड टाइप है वो है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. इसमें जो प्लांट है या जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो डिपेंड करता है दूसरे प्लांट्स पे अपने खाने के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए. इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है वी ह्यूमंस. हम चाहे वेज खाएं चाहे नॉन वेज खाएं, हम किसी ना किसी पर डिपेंड करते हैं. अगर हम वेज खाते हैं तो हम प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं, वहीं से तो हम खाना बनाएंगे लेके. और उसी तरीके से जब हम नॉन वेज खाते हैं तो हम एनिमल्स पर डिपेंड करते हैं फूड प्रिपरेशन के लिए या फूड के लिए. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस, हाउ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन अकर्स इन प्लांट यूजिंग फोटोसिंथेसिस. जब हम खाना बनाते हैं तो हमें भी कुछ इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं. उसी तरह से जब प्लांट खाना बनाते हैं तो उन्हें भी कुछ रॉ मटेरियल चाहिए होता है. रॉ मटेरियल जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल. अब क्लोरोफिल का काम क्या है? वो ट्रैप करता है सनलाइट को. वाटर का काम क्या है? ऑक्सीडाइज हो जाएगा ताकि रिलीज करे ऑक्सीजन. और ये ऑक्सीजन क्या है? एक एंड प्रोडक्ट होता है फोटोसिंथेसिस का. उसी तरह से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या होगा? रिड्यूस हो जाएगा टू कार्बोहाइड्रेट्स. और जो सनलाइट है वो क्या करता है? वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है. अब ऐसी प्लेस लीफ के अंदर जहां पे पूरा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है उस जगह को हम क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट. जहां पे फोटोसिंथेसिस हो रहा है. क्लोरोप्लास्ट में क्या है? ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसे हम कहते हैं क्लोरोफिल. ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. उसका काम क्या होता है? सनलाइट को ट्रैप करना. अब जो ये मेन प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का, ये बेसिकली 4 स्टेप्स में होता है. पहला स्टेप क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल. जैसे कि अभी मैंने आपको बताया लीव्स में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है और वहां से क्या होता है? वो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं. नाउ अब ये जो लाइट एनर्जी है ये कुछ केमिकल रिएक्शंस को यूज कर एक केमिकल एनर्जी में ट्रांसफर होती है. ठीक है. थर्ड स्टेप में क्या होता है? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. इस प्रोसेस को हम कहते हैं हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर या फिर H2O. इसमें क्या होता है? जो वाटर है वो ब्रेक डाउन हो जाता है सनलाइट के प्रेजेंस में इनटू H2NO2. H2O सनलाइट के प्रेजेंस में H2NO2 में डिवाइड हो जाएगा. और जो H2 है वो फाइनली आगे जाके जो मेन इक्वेशन होती है फोटोसिंथेसिस की वहां पे यूज होगा. ठीक है. फोर्थ और जो फाइनल स्टेप है वो है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स. Here you can see finally reduction of carbon dioxide into carbohydrates. यहाँ हमने एक वर्ड यूज किया है रिडक्शन. सो रिडक्शन का बेसिक 2 मीनिंग होता है. एक होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. या तो हम किसी इक्वेशन में से ऑक्सीजन को हटा रहे हैं या फिर हम हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं. अब इस केस में रिडक्शन में यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं ना. हमने एक इक्वेशन बताई थी अभी H2O जब सनलाइट के प्रेजेंस में H2 और O2 बनाएगा तो जो H2 है वो हम ऐड करेंगे आगे इक्वेशन में. तो ये प्रोसेस यहाँ पे क्या कहलाएगा? रिडक्शन. अब लीव्स जो होती है उसमें कुछ छोटी छोटी स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं जिनको हम कहते हैं स्टोमेटा. ठीक है. स्टोमेटा का 2 फंक्शन होता है. एक तो गैसेस का एक्सचेंज करना ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस और दूसरा होता है ट्रांसपिरेशन ऑफ वाटर. जो वाटर है वो लीव्स के थ्रू जाएगा प्लांट के अंदर. So we'll go through the structure of, just a minute, we go through the structure of stomata. Here you can see ये stomatal opening है मिड में जो कि प्रोटेक्टेड है गार्ड सेल से. गार्ड सेल का काम होता है ओपनिंग और क्लोजिंग का स्टोमेटा की. इन गार्ड सेल्स में क्लोरोप्लास्ट भी होता है. ये आउटर वॉल है
एपिडर्मल सेल्स हैं ये जो आउटसाइड होते हैं। स्टोमेटल का अपर्चर है मीन स्टोमेटल की एक वॉल है, ये इनर वॉल है उसकी। नाउ अब जो गार्ड सेल्स होते हैं हियर, स्टोमा इज सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स विच गार्ड्स द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। गार्ड सेल का मेन काम क्या होता है? ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। इनमें क्लोरोप्लास्ट भी होता है। ये ओवरऑल इक्वेशन है। इससे पहले एक चीज और बतानी थी, गार्ड सेल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे ही उनमें वाटर जाएगा तो वो क्या होंगे, स्वेल्स हो जाएंगे, फूल जाएंगे और स्टोमेटल ओपनिंग भी खुल जाएगी। जो हम यहाँ देख रहे हैं ये स्टोमेटल ओपनिंग भी यहाँ खुल जाती है और इसी तरह से पोर्स क्लोज हो जाएंगे जब गार्ड सेल्स क्या होते हैं, श्रिंक हो जाते हैं। राइट, ये पूरी इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस की। इसके अंदर एक कार्बन डाइऑक्साइड है जो ऑलरेडी एयर में मिल रहा है। ये जो H2 है ये हम वहां से रिडक्शन के थ्रू लेकर आए थे। ये H2O इसमें ऐड हो रहा है इसलिए इसे हम रिडक्शन कह रहे थे। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यहाँ पर हमारे पास ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल है जो कि लीव्स में प्रेजेंट होता है, और C6H12O6 जिसे हम शुगर कहते हैं, और ऑक्सीजन हमें मिल रही है जो मैंने अभी आपको बताया था कि एक बाय प्रोडक्ट है। C6H12O6 को हम शुगर भी कहते हैं और ये फूड ऑफ प्लांट भी कहलाएगा क्योंकि प्लांट अपने अंदर अपने लिए फूड प्रिपेयर कर रहा है, तो ये फूड ऑफ प्लांट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ये एक दूसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। इसमें जैसे मैंने एक एग्जांपल बताया था, वी ह्यूमंस, हम क्या है खाने के लिए डिपेंड करते हैं, चाहे हम वेज खा रहे हैं चाहे हम नॉन वेज खा रहे हैं। वेज खा रहे हैं तो प्लांट्स पे डिपेंड कर रहे हैं, नॉन वेज खा रहे हैं तो हम डिपेंड कर रहे हैं एनिमल्स पे। तो इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन एन ऑर्गेनिज्म इज अनेबल टू सिंथेसाइज इट्स ओन फूड, खुद का फूड प्रिपेयर नहीं कर सकता है। इसके बेसिकली 3 टाइप्स हैं, जस्ट डेफिनेशन से आपको समझनी है। पहला है होलोजोइक न्यूट्रिशन। इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है कि कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है वो सारा का सारा फूड ले लेगा एक बारी में अपने बॉडी के अंदर और धीरे धीरे अंदर से ही डाइजेस्ट करेगा। इसका एक एग्जाम्पल होता है अमीबा। सेकेंड टाइप है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। इस न्यूट्रिशन में क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो फीड करते हैं डेड एंड डिकेइंग मैटर पे, चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, वो मरने के बाद मिट्टी में ही मिल जाते हैं और उनके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सारे सॉइल में आ जाते हैं। तो अब जैसे फंजा है हमारे पास एक एग्जाम्पल, ये क्या करता है डेड एंड डिकेइंग पे ये वहां पे फीड करते हैं। इसका एक और एग्जाम्पल है जैसे कि मशरूम। नेक्स्ट है हमारे पास पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो ऑर्गेनिज्म है वो लिविंग होस्ट पे फीड करता है। इसका एक एग्जाम्पल है कसकटा, CUSCUTTA। इसको अमरबेल के नाम से भी जानते हैं। आपने कई बार कई जगह देखा होगा कि जो लीव्स होती हैं वो लीव्स के ऊपर या जो छोटे छोटे पेड़ हों या बड़े पेड़ हों उन सब पे एक येलो कलर की एक लेयर सी चढ़ी हुई होती है जो उसके साथ कंटिन्यू घूम के लगी हुई होती है, और अगर उसे थोड़ा टाइम ज्यादा हो जाए तो वो क्या हो जाते हैं, जो पेड़ है उस पूरे पेड़ को सुखा देगी। वो उस लिविंग होस्ट से अपना खाना वहीं से लेती है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। इस न्यूट्रिशन वाला जो डायग्राम है ह्यूमन बींग्स का, दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम, इससे तो हम बचपन से फेमिलियर हैं। इसे हम एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं। एलिमेंट्री कैनाल जो है वो कहाँ स्टार्ट होती है, माउथ से स्टार्ट होती है और एंड होती है एनस तक। अब इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं जो इस प्रोसेस में यूज आते हैं। पहला है माउथ, सेकेंड वन इज फेरिंक्स, देन ईसोफेगस जिसको हम फूड पाइप भी कहते हैं, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। अब इस पूरे डायग्राम को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि डाइजेशन होता क्या है। डाइजेशन क्या होता है, हम कोई भी फूड को कंज्यूम कर रहे हैं या खा रहे हैं तो उस फूड के अंदर क्या होता है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, और जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है उसमें वो क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं। न्यूट्रिएंट्स जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। इसमें 3 मेन होते हैं जिनसे हमें एनर्जी मिलती है। कौन कौन से हैं वो, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है और फैट है। ठीक है, इन 3 ये एनर्जी गिविंग है। बाकी 2 जो विटामिन और मिनरल्स हैं वो भी बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, अदरवाइज हमें बहुत सारी बीमारियां चालू हो जाएंगी। ठीक है, अब हम थे डाइजेशन पे। तो डाइजेशन क्या होता है, एक तरह से इन तीनों का सिंप्लीफिकेशन। ये सिंप्लीफाई होंगे मॉलिक्यूलर फॉर्म में, फिर सेल्स में जाएंगे और वहां से रेस्पिरेशन के थ्रू क्या होगा, हमें एनर्जी मिलती रहेगी। ठीक है, तो मेन जो मीनिंग है डाइजेशन का वो क्या होता है, सिंप्लीफिकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। और जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि पूरा जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, माउथ से स्टार्ट होता है। माउथ जो है वो क्या है, फर्स्ट पोर्शन है एलिमेंट्री कैनाल का। ठीक है, माउथ में क्या क्या होता है, टीथ है, टंग है, कैविटी है। ठीक है,
जो माउथ की कैविटी है, तो ये जो माउथ की कैविटी होती है इसे हम क्या कहते हैं, ओरल बकल कैविटी, जहाँ से या तो ओरल कैविटी या फिर बकल कैविटी हमारे माउथ की जो हम कहते हैं। अब तीन तरह की चीज़ों का हम कन्वर्जेशन यहाँ पे होगा। पहला होता है कार्बोहाइड्रेट्स जो कि कन्वर्ट हो जाएगी ग्लूकोज में, दूसरा है प्रोटीन जो कि कन्वर्ट हो जाएगा अमीनो एसिड में, और तीसरा है फैट जो कि कन्वर्ट हो जाएगा फैटी एसिड या फिर ग्लाइसरॉल में। इन तीनों के कन्वर्जन को ही हम कहते हैं डाइजेशन। डाइजेशन होने के बाद फूड जो है वो सेल्स में जाएगा, सेल्स के थ्रू माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा जहाँ से मैक्सिमम एनर्जी रिलीज होगी और एक्सचेंज हो पाएगी। अब हमारा पूरा प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, माउथ से स्टार्ट हो रहा है। माउथ में क्या है हमारे पास, बकल कैविटी है। अब कितने हमारे पास टीथ होते हैं बकल कैविटी में, हमारे पास टोटल टीथ कितने हैं, 32 टीथ हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, मैकेनिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड होगा। मैकेनिकल मीन्स दांतों से हम फूड को थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लेकर आएंगे, मतलब उन्हें थोड़ा छोटा करेंगे, उनके छोटे छोटे पीसेस करेंगे। अब हमारे पास मेनली 4 टाइप्स के टीथ हैं। पहले है हमारे पास इंसीजर्स। इंसीजर्स के नाम में सीजर आ रहा है ना, इंसीजर। सीजर कैसी होती है, शार्प होती है, जो कटिंग के लिए यूज में आती है। तो ये वाले जो टीथ होते हैं ये होते हैं शार्प टीथ, और ये यूज में आते हैं कटिंग के। कटिंग मतलब चीड़ फाड़ करने के काम में आते हैं। सेकेंड टाइप जो होता है वो होता है कैनाइन। कैनाइन क्या होते हैं, अब बीच वाले जो आगे के दांत हैं उनके पास में हमारे पास और 2 दांत हैं जो कि बिल्कुल ड्रैकुला जैसे होते हैं। तो वो किस लिए यूज में आते हैं, वो टीयरिंग के लिए यूज में आते हैं, किसी चीज को फाड़ने के लिए यूज में आते हैं। ऐसे ही होते हैं हमारे पास मोलर्स। अब नाम से पता लग रहा है एक जाइंट वर्ड है मोलर। तो मोलर का काम क्या होता है, ग्राइंडिंग करना। तो उनको हम ग्राइंडिंग टीथ भी कहते हैं। हर चीज को पीस डालते हैं, बिल्कुल बैक साइड में होते हैं। और उनसे पहले जो टीथ होते हैं वो होते हैं प्री मोलर। प्री मोलर मीन्स मोलर से पहले प्री मोलर। वो क्या काम करते हैं, वो ब्रेकिंग का काम करते हैं। ठीक है, अब जो डाइजेशन है वो स्टार्ट हो रहा है माउथ से। माउथ में क्या होता है, सलाइवरी ग्लैंड होते हैं जो कि एक सलाइवा जूस को सिक्रीट करते हैं। उस सलाइवा जूस में क्या होता है, एंजाइम होता है, वो करते हैं एंजाइम्स, उसमें एंजाइम्स होते हैं। अब ये जो पूरा प्रोसेस है डाइजेशन का, ये पूरा एंजाइम के थ्रू ही होगा। ठीक है, माउथ में क्या था, सलाइवरी अमाइलेज था। वहां पे क्या होता है, जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू ग्लूकोज। या हम कहें स्टार्च का डाइजेशन हो गया। स्टार्च से याद आया, एक और एक्टिविटी है आपके 10th में, बुक में मिल जाएगी। उसके अंदर क्या है, स्टार्च की प्रेजेंस का आपको पता करना है, मींस टेस्ट है फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। अच्छा होगा अगर हम पहले से उन एक्टिविटीज को पढ़ के रखें, तो एंड में आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अब हम कहाँ थे, माउथ पे थे। अब यहाँ क्या हुआ, जब सलाइवरी अमाइलेज के थ्रू जो सलाइवा था, सलाइवा में क्या था, एक एंजाइम था, दैट इज सलाइवरी अमाइलेज। उसने क्या किया था, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया। यह स्टार्च का डाइजेशन हो गया। अब यहाँ पे डाइजेशन का एक पोर्शन खत्म हुआ, क्योंकि हमने एक चीज क्या डाइजेस्ट कर दी, कार्बोहाइड्रेट। मैंने पहले आपको बताया था कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे सलाइवरी अमाइलेज क्या है, हमारा एंजाइम है। अब जो बचा हुआ है वो क्या है, एक बचा प्रोटीन और दूसरा है फैट। अब हमें इन्हें सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, अब जो फूड है वो खुद से तो नीचे ईसोफेगस के थ्रू चला नहीं जाएगा, उसके टायर तो लग नहीं रहे, तो वो कैसे जाएगा। तो क्या होता है, फूड पाइप में एक रिदमिक मूवमेंट होता रहता है, कंटिन्यूस मूवमेंट होता है पर रिदमिक मूवमेंट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, पेरिस्टालसिस। PERISTALSIS। ये क्या करता है, वहां से धीरे धीरे फूड को हिला हिला के अच्छे से स्टमक तक लेकर आ जाता है। ठीक है, अब स्टमक का जो पोर्शन पूरा डाइजेशन वाला, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टमक पे इंडिविजुअल क्वेश्चंस भी कई बार आ जाते हैं। स्टमक में क्या होता है, एक इनर लाइनिंग होती है। ये पूरा स्टमक है हमारा, इस स्टमक में यहाँ पे एक इनर लाइनिंग होती है। वो इनर लाइनिंग क्या होती है, इनर लाइनिंग ग्लैंड्स होते हैं। वो क्या करते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को सिक्रीट करते हैं। अब देखो, ग्लैंड्स का 2 काम होता है, या तो वो हार्मोन को सिक्रीट करेंगे या तो वो एंजाइम्स को सिक्रीट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वो क्या सिक्रीट कर रहा है, जूसेस। 3 जूसेस सिक्रीट करता है। पहला तो है HCl, दूसरा है पेप्सिन और तीसरा है म्यूकस। बिल्कुल, HCl क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वो तो बहुत ज्यादा हार्ड होता है। ठीक है, और बाहर इतना नुकसान करता है तो अंदर कितना नुकसान करेगा। पर इस फूड को डाइजेस्ट करने के लिए हमें HCl जरूरी है। अब यहाँ क्या होता है, ऊपर भी हमने पढ़ा था कि जैसे सलाइवरी अमाइलेज था, उसने क्या किया था, हमें हमारा कार्बोहाइड्रेट जो है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट किया।
एक किया। अब यहाँ क्या है, हमने दूसरा पढ़ा पेप्सिन होता है, लेकिन पेप्सिन भी काम करेगा। पेप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, लेकिन पेप्सिन के नखरे बहुत हैं। पेप्सिन की पहली शर्त क्या है कि ये कहता है भाई मेरे पास जो फूड आएगा ना वो मुझे एसिडिक मीडियम में चाहिए। अगर वो फूड एसिडिक मीडियम का होगा तो मैं फटाफट डाइजेस्ट करके अमीनो एसिड्स बना दूंगा। अब भाई एसिडिक मीडियम चाहिए तो उसके लिए अब क्या काम आएगा, क्या सिक्रीट होगा, HCl। HCl क्या करता है, अच्छे से मस्त मूवमेंट होता है HCl के अंदर, जो फूड होता है वो पूरा HCl में अच्छे से मिक्स हो जाता है। जैसे हम खाना मिक्स करते हैं ना, इस तरह से हमने अच्छे से HCl को मिक्स किया, बहुत मूवमेंट हुआ वहां पे। अब उसके बाद क्या हुआ, प्रोटीन जो है वो डाइजेस्ट हो गया और अमीनो एसिड बन गया। लेकिन अब इस तरीके से HCl तो बहुत खतरनाक होता है, जब वो बाहर ही इतना ज्यादा नुकसान कर देता है तो अंदर कितने करेगा, ये भी देखने वाली चीज है। हार्श और स्ट्रांग होता है ना HCl, तो अब उससे अंदर के सेल को बचाने के लिए क्या सिक्रीट होता है, म्यूकस, MUCUS। म्यूकस क्या होगा, सिक्रीट होगा इनर लेयर को, इनर लाइनिंग को बचाने के लिए। ठीक है, अब आगे फूड कहाँ जाएगा, लीवर और पैंक्रियाज में नहीं, अब कहाँ जाएगा फूड, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है, एक साइट होती है जहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन होता है फूड का। ठीक है, लीवर के बारे में एक बात और हम जान लें कि लीवर जो होता है वो क्या है, लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी का। ठीक है, अब इसके बाद फूड कहाँ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में। लेकिन उससे पहले दो बातें हमें देखनी है। पहला तो है लीवर। अब भाई लीवर का क्या काम है, लीवर क्या करता है, ये रहा लीवर। लीवर क्या काम करेगा, ये सिक्रीट करता है दो चीजें, एक तो सिक्रीट करता है बायो जूस और दूसरा सिक्रीट करता है बायो सॉल्ट। अब ये दोनों भाई क्या काम करेंगे ये हम आगे देखेंगे। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया कि सलाइवरी अमाइलेज था, उसने क्या किया, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट किया, और जो पेप्सिन का काम था उसने क्या कर दिया, अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर दिया। ऐसे ही अब हमारे पास है पैंक्रियाज। पैंक्रियाज का भाई क्या काम होता है, पैंक्रियाज दो तरह के एंजाइम्स को सिक्रीट करती है। पहली होती है ट्रिप्सिन और दूसरी होती है लाइपेज, TRIPSIN और LIPA। अब ट्रिप्सिन क्या करती है, इसके एंडिंग देखो, ट्रिप्सिन और पेप्सिन क्या है, भाई भाई हैं, इनका नाम सरनेम सेम लग रहा है ना, इन पेप्सिन और ट्रिप्सिन। तो क्या हुआ, इनका भी काम वही है, भाई है तो भाई काम तो सेम होगा ना। तो ये भी क्या करते हैं, प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं। ऊपर जितना प्रोटीन डाइजेस्ट हो गया ठीक है, वेल एंड गुड। अब जो बचा हुआ प्रोटीन है उसको ये डाइजेस्ट कर देंगे। अब क्या हुआ, हमारे पास में आया लाइपेज। लाइपेज के नाम पे LIP है ना, लाइपेज LIPA। इसका मतलब क्या होता है, लिपिड। लिपिड का मतलब होता है LIPAD मीन्स फैट। तो ये फैट और फैटी एसिड और उसको किस में कन्वर्ट करेगा, ग्लाइसरॉल में। अब भाई इन दो का भी अलग नाटक है। इनका क्या नाटक है, ये कहते हैं कि भाई हमें जो फूड चाहिए वो एल्कलाइन मीडियम में चाहिए, मतलब थोड़ा सा बेसिक मीडियम चाहिए। अब ये तो भाई बिल्कुल ऑपोजिट बात हो गई, ऊपर तो कह रहा था एसिडिक मीडियम चाहिए, नीचे चाहिए इनको एल्कलाइन मीडियम। अब उसके लिए क्या होता है, जो लीवर है वो दो चीजें सिक्रीट कर रहा था, हमने देखा था। पहला है बाइल जूस और दूसरा है बायो सॉल्ट। बायो जूस का क्या काम होता है, जैसे HCl खाने को बिल्कुल मिक्स करके एसिडिक मीडियम में बनाता है, उसी तरह से बायो जूस मिक्स्ड होकर खाने के साथ में और एल्कलाइन मीडियम बना देता है, फूड को एल्कलाइन बना देता है। दूसरा है हमारे पास बायो सॉल्ट। बायो सॉल्ट भी बहुत एक इंपॉर्टेंट काम करता है। जो भी इसके पास फैट पहुंचता है अभी बॉडी में, वो क्या होता है, फैट के जो ग्लोब्यूल्स होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, बड़े बड़े राउंड से फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं, उनको हमें स्मॉल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है, भाई फैट आया है वो बहुत बड़े साइज का है, अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए, तो उसके लिए वो क्या होता है, जो बड़े फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं उनको हम स्मॉल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करता है। कौन कन्वर्ट कर रहा है, बायो सॉल्ट कन्वर्ट कर रहा है। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। कौन कर रहा था, ये लीवर कर रहा था। लीवर ने दो चीजें सिक्रीट की, दो चीजें सिक्रीट करी हैं, एक है बायो जूस और दूसरा है बाइल सॉल्ट। तो बाइल सॉल्ट क्या काम करता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, मतलब फैट जो ग्लोब्यूल्स हैं जो बिगर साइज में हैं उनको हम स्मॉल साइज में कन्वर्ट कर देंगे। अब अभी तक क्या क्या चीजें डाइजेस्ट हो गई, सबसे ऊपर हमने कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट किया, इनटू ग्लूकोज कन्वर्ट हो गया, किसके थ्रू, सलाइवी अमाइलेज के थ्रू। दूसरा था प्रोटीन, वो स्टमक में हो गया, किसके थ्रू हुआ, पेप्सिन की तरह, पेप्सिन के थ्रू। तीसरा है ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन ने क्या काम किया, प्रोटीन को डाइजेस्ट कर दिया। फिर चौथा आया हमारे पास लाइपेज, लाइपेज ने क्या काम किया, लिपिड मतलब फैटी एसिड को ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर दिया। फिर आया बाइल सॉल्ट और बाइल जूस।
इतना हमने पढ़ लिया। अब ये सब हो गया। अब न्यूट्रिएंट्स का काम क्या है? सिंप्लीफाई करना, ठीक है। अब भी अगर ब्लड ने एब्जॉर्ब नहीं किया तो ब्लड के साथ क्या होगा? वेस्ट के थ्रू बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो अब क्या है? हमें एब्जॉर्प्शन जरूरी है। एब्जॉर्प्शन के लिए क्या होगा कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहां पे क्या होता है? कंप्लीट डाइजेशन हुआ था, ठीक है। उस स्मॉल इंटेस्टाइन में ये है हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन, यहां से आ रही है और यहां से इधर स्मॉल इंटेस्टाइन आई। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? बहुत सारी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, मींस न्यूमरस फिंगर जैसी प्रोजेक्शंस होते हैं। तो वो क्या करते हैं? वो सरफेस एरिया ज्यादा प्रोवाइड करते हैं, लेकिन अगर वो नहीं होंगे तब भी तो एब्जॉर्ब हो जाएगा फूड। स्मॉल इंटेस्टाइन में यहाँ पर क्या है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, उनके नीचे क्या होता है? ब्लड वेसल्स होती हैं। तो ये ब्लड वेसल्स क्या काम करती हैं? ये एब्जॉर्ब करेंगी फूड को। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन का जो स्ट्रक्चर होता है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, उससे क्या होता है कि मैक्सिमम सरफेस एरिया मिल जाता है। जब सरफेस एरिया ज्यादा मिलेगा तो हम खाना भी ज्यादा खा पाएंगे, एब्जॉर्ब ज्यादा कर पाएंगे। उसी तरह से अब जब हम अपने फूड की बात कर रहे हैं, जो फूड हम खाते हैं, तो हम जब फूड खा रहे हैं मीन्स फूड को अंदर ले रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है? इंजेशन, INGESTION, इंजेशन। ऐसे ही हमारे अब हमने फूड अंदर ले लिया, पूरे हमारा जो प्रोसेस है जहाँ फूड अंदर तक जा रहा है वो क्या हो रहा है? स्टमक में हमारे डाइजेशन हो रहा है। ऐसे ही जब हम वेस्ट को निकालेंगे तो वो क्या होगा? इजेशन होगा, EGESTION। आई होप ये तीनों वर्ड्स का मीनिंग आपको समझ आ गया। अगला है कि अब जो भी खाना बचा है वो कहाँ है? स्मॉल इंटेस्टाइन में बचा है ना। उसमें क्या बचा हुआ है? ऑलमोस्ट वेस्ट ही है जो स्मॉल इंटेस्टाइन में बचा है। अब लार्ज इंटेस्टाइन में भी क्या होता है? विलीज होती है, ठीक है। अब इधर वाली विलीज का क्या काम है? इधर वाली विलीज का काम है वाटर का एब्जॉर्प्शन। यहाँ पर विलीज क्या करती हैं? जितना भी पानी बचा हुआ होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं। अब बाकी जो सेमी सॉलिड वेस्ट है वो यहाँ से आते आते एनएस के थ्रू पीरियोडिकली इजेक्शन का काम हो जाता है, मतलब इजेक्शन हो जाता है, निकल जाता है फूड बाहर। अब इसमें दो चीजें हैं जो हमें समझनी है। ये तो पूरे ह्यूमन माउथ के पार्ट्स हैं, ये इतना अभी आपके सिलेबस में है नहीं। ये है पूरा मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड। हम दो चीजों की बात कर रहे थे। एक तो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो साइज होता है वो होता है 6 मीटर और लार्ज इंटेस्टाइन का साइज होता है 1.5 मीटर। तो भाई बड़ी कौन सी हुई? लार्ज या स्मॉल? लेकिन यहाँ तो उल्टा है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका साइज ज्यादा है और जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसका साइज कम है। एक्चुअली इनके जो नेम पड़े हैं ना वो इनकी थिकनेस के कारण इनका नेम पड़ा है, इनके साइज के अकॉर्डिंग नहीं पड़ा है। ऐसे ही जो हम स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करते हैं तो वो हर्बीवोर्स कौन से होते हैं? जैसे काऊ है जो कि घास फूस खाते हैं, उनमें क्या होता है? थोड़ा बड़ा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। और जो कार्निवोर्स हैं, जो फ्लैश ईटिंग एनिमल है, उनमें क्या होता है? छोटा होता है। इसका रीजन क्या है? जो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होते हैं उनके लिए फ्लैश जो होता है उसको इजी होता है डाइजेस्ट करना। मीट वीट जो हम खाते हैं, नॉनवेज है, उसको इजी है डाइजेस्ट करना रादर देन घास फूस को। घास में क्या होता है? सेलुलोज प्रेजेंट होते हैं, उन्हें डाइजेस्ट करने के लिए एक लंबा ट्रैक्ट चाहिए होता है। इसलिए जो हर्बीवोर्स एनिमल होते हैं उनका जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है वो काफी बड़ा होता है। अब हम पढ़ लेते हैं यहाँ क्या लिखा है। फूड डाइजेशन प्रोसेस बिगिंस इन द माउथ. Food is complex in nature. To break down food and absorb it, we need biological catalysts known as enzymes. Mouth contains salivary glands that secrete saliva. Saliva contains an important enzyme known as salivary enzymes that breaks down starch into simple sugar. या फिर ग्लूकोज हम बोल सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट का इनटू ग्लूकोज या स्टार्च का डाइजेशन हुआ. द फूड देन पासिस वाया ईसोफेगस इनटू द स्टमक. ईसोफेगस को हम स्मॉल फूड पाइप भी कहते हैं जहां पर मूवमेंट था. द मूवमेंट ऑफ फूड इनसाइड द ईसोफेगस अकर्स वाया rhythmic contraction of muscles. This is known as peristalsis. Stomach contains gastric glands that secrete mucus, hydrochloric acid and पेप्सिन. पेप्सिन का काम क्या था? अमीनो एसिड में कन्वर्ट करना प्रोटीन को. लेकिन उसका एक नाटक था, तो उसे क्या चीज चाहिए थी? एसिडिक मीडियम चाहिए था. एसिडिक मीडियम किसने दिया? हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने. और इससे बचाने के लिए इनर लेयर को हमें क्या चाहिए? म्यूकस चाहिए. पेप्सिन इज अ प्रोटीन digesting enzyme. After stomach, food then enters into small intestine. Small intestine is larger in herbivore due to cellulose digestion compared to carnivore. Complete digestion of carbohydrate, protein and fats occur in small intestine. ये साइड होती है स्मॉल इंटेस्टाइन जहां पे कंप्लीट डाइजेशन होता है. स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव सिक्रीशंस फ्रॉम पैंक्रियाज एंड बाइल फ्रॉम
liver. Bile helps in emulsification of fat, whereas pancreas secrete enzymes such as trypsin for protein digestion. Intestinal wall also contain glands that secrete intestinal juice. Small intestine receives secretions from pancreas and bile from the liver. Bile helps in emulsification of fat, whereas pancreas secrete enzymes such as trypsin for protein digestion. Intestinal wall also contain glands that secrete intestinal juice. Small intestine has villi that increases the surface area for the absorption of food. उनके शेप के कारण उन्हें जो सरफेस एरिया है वो ज्यादा मिल जाता है. द अनएब्जॉर्ब फूड इज देन ट्रांसफर टू लार्ज इंटेस्टाइन वेयर वाटर इज एब्जॉर्ब्ड. यहाँ पर भी बिलीज प्रेजेंट होती हैं जिसके थ्रू वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है. अनडाइजेस्टेड फूड इज देन एक्सपेल्ड आउट फ्रॉम द एनस. इस तरह से पूरा कंप्लीट डाइजेशन का प्रोसेस होता है. अब हमारा डाइजेशन पूरा खत्म हो चुका है. जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा वो होगा रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स.